राइट बेटा जी, तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लास में हो गया था। चलो, नाउ दे आर सेइंग फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। तो रेडियस ऑफ अ स्फीयर निकालना है। स्फीयर की तो अभी हम लोगों ने बात ही नहीं की, एक रिकॉर्डिंग में की थी शुरू में बात, है ना। तो स्फीयर के वो फॉर्मूला की फॉर्मूला बात कर लेते हैं। बोलो श्रेया बेटा। वो फॉर्मूला उसमें था 4πr²। राइट, एग्जैक्टली। तो अगर ये आर है, स्फीयर मीन्स बॉल, एक बॉल है ना। तो बॉल का पूरा सरफेस एरिया, उसका कोई सी एस ए टी एस ए नहीं होता है, एक ही कर्व सरफेस है, कोई फ्लैट फेस नहीं है, एक ही कर्व सरफेस है स्फीयर के अंदर। तो उसी का जो फॉर्मूला होता है, उस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। ठीक है बेटा। अब आपको वैल्यू गिवन है इसके सरफेस एरिया की 154, तो 154 इज इक्वल्स टू 4πr²। बताओ, इस क्वेश्चन से आर निकालना कोई रॉकेट साइंस है क्या? ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, ट्रांसपोज करके सॉल्व कर सकते हैं ना आर स्क्वायर के लिए। चलो करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पाई का वैल्यू मेंशन नहीं है, क्या यूज करना है, इसका मतलब 22/7 यूज करना है। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इस 7 को ट्रांसपोज करोगे, न्यूमरेटर बनेगा 154 के साथ, और 4 × 22 जो है डिनोमिनेटर बनेगा। देखो, जो बच्चे कॉम्प्लिकेट करेंगे ना इस चीज को, वो पता क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगी। मैं कैसे करूंगी? 154 क्या है, 154 को प्राइम फैक्टराइज करो, क्या निकलेगा? 154 के प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने क्या किया था, ये 11 14 जार होता है, 11 14 जार होता है ना 154। ऐसे ही होता है ना रिपीट। 11 के नंबर की ट्रिक मालूम है? किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? नहीं मालूम है? अगर मैं 14 को 11 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 1 लिखो, 4 लिखो, बीच में दोनों का सम लिखो। तो जब भी बीच का नंबर आपको दो नंबर्स का सम दिखे, साइड के दोनों नंबर्स का, वो 11 से डिविजिबल होगा नंबर। ठीक है कि नहीं? क्लियर और नॉट? है ना। तो 154 क्या हुआ, 11 14 जार हुआ। तो अब मैं यहाँ पर 11 टाइम्स 14 मीन्स 2 × 7, इंटू 7 ये वाला लिख रही हूँ, ये वाला 7 है, 4 को 2 × 2, और 22 को 2 × 11। राइट बेटा जी। मैं ऐसे प्राइम फैक्टराइज कर लेती हूँ, मैं चीजों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं करने जाती हूँ। तो 11 से 11 गॉन, अब क्या बचा, 2 से 2 गॉन, 2 7s और 2 2s बचे आर स्क्वायर के। तो क्या मुझे ये दिख रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 का स्क्वायर। 2 7s और 2 2s, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर इज इक्वल टू 7/2 मतलब 3.5, 3.5 सेंटीमीटर्स इज द आंसर। सिंपल था कि नहीं था दीप्ति बेटा? करने का टाइम चाहिए, नाम लिखने का टाइम। राइट बेटा जी। तो अच्छा, मुझे पहले एक बात बताओ, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले, कि अगर मुझे दो लाइंस पता है जो दोनों इक्वल है, तो क्या दोनों के हाफ्स इक्वल होंगे? दो इक्वल लाइंस है, क्या उन दोनों के हाफ्स इक्वल होंगे? हाँ होंगे। यस क्या उन दोनों के 1/4 इक्वल होंगे? यस मैम। होंगे। क्या उन दोनों के डबल इक्वल होंगे? यस मैम। है ना, ऐसा ही रहता है ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे दो सर्कल्स बना रही हूँ, एक हमारा मून है और एक हमारा अर्थ है। ठीक है, तो एक बिग वाला अर्थ, स्मॉल वाला मून। तो अब उन्होंने आपसे ये बात कही कि डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब कहने का ये है बेटा जी कि इसका जो डायमीटर है और इसका जो डायमीटर है, उसकी रेशो गिवन है। जो रेशो इनके डायमीटर्स की है, क्या वही रेशो इनके रेडियस की भी होगी? समझे कैसे? अगर मैं कह रही हूँ ये 10 है, 10 नहीं 40 ले लेते हैं इसको, ये 40 है, और ये वाला उसका 1/4 है, तो 1/4 ऑफ 40 इज व्हाट, 1/4 ऑफ 40 इज व्हाट, 10। तो ये 10 हुआ ना डायमीटर, है ना। तो क्या इसके रेडियस भी रेशो में होंगे? ये 20
और ये 5, ये भी तो 1/4 है कि नहीं बच्चा, है ना? क्लियर है ना ये चीज? तो अगर कोई दो चीजें रेशो में चल रही होती हैं, भले वो दोनों इक्वल चल रही हो, भले वो दोनों रेशोज में चल रही हो, तो उनके हाफ्स भी उसी रेशो को फॉलो करते हैं। ये बात आई समझ में? अगर दो चीजें आज तक ये पढ़ते आए हो कि इक्वल्स जो होती है उनके हाफ्स भी इक्वल होते हैं, तो ऐसे ये भी याद रखो कि अगर दो चीजें रेशो में चल रही है, कि जैसे डायामीटर ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स द डायामीटर ऑफ मून, तो ये रेशो चल रहा है ना 1:4 का, तो उनकी रेडियस भी यही रेशो फॉलो करेंगे क्योंकि वो दोनों हाफ है। ठीक है, ये बात मैंने आपको यहाँ एक एग्जाम्पल से भी समझा दी। तो इसका मतलब रेडियस का रेशो या डायामीटर का रेशो बात एक ही है। तो मैं इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखने वाली हूँ, मैं लिखने वाली हूँ ये r है, अगर ये रेडियस है तो ये r/4 है। क्यों? क्योंकि मून का रेडियस इज 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ, तो 1/4 करेंगे तो बाय 4 ही तो होगा ना, है ना दीदी? अर्नव, अर्नव तू लगा रहा है बुक में से निकल के सरस्वती माता पढ़ाएगी बेटा, इधर पढ़ाएगी माता, यहाँ पढ़ लो, छोड़ दे पेन एक बार। हाँ, और आगे आ जा बेटा, डिवाइस के पास आ जा। पता है, प्यास से कोई कुएं के पास जाना पड़ता है, डिवाइस तो तेरे पास आगे आएगा नहीं, तेरे को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। गुड, वेरी गुड। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया देयर आस्किंग। तो अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 4πr²। तो बस मुझे यहाँ क्या लिखना है, वैल्यूज लिखनी है। आर की जगह तो आर ही रहेगा 4πr²। यहाँ पर 4πr² की जगह r/4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है बच्चे? और ये क्या हो जाएगा, 4πr²/16। राइट और नॉट? रेशो फाइंड करने को कहा है ना, मून इज टू अर्थ की। डायामीटर ऑफ मून और डायामीटर ऑफ अर्थ लिखा है ना, तो मैं ऐसा लिख देती हूँ, मून इज टू अर्थ का सरफेस एरिया का रेशो कह रहे हैं वो निकालने को। सरफेस एरिया ऑफ मून इज टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड। तो मून की वैल्यू को पहले लिखो 4πr²/16। हालांकि मैं इन्हें कट कर सकती हूँ, मैं नहीं करूंगी, रेशो कैलकुलेट करने में इजी होगा, अगर कट कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा। और ये 4πr²। अब क्या, आगे वाली टर्म को न्यूमरेटर बनाते हैं ना, याद होगा 8th और 7th का रेशो का कॉन्सेप्ट, 4πr²/16/4πr²। तो बाय 1 लिख देते, एक ही बात है, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन था, दूसरी टर्म को भी मैंने फ्रैक्शन बना दिया टू सॉल्व इट इजीली। और अब क्या हो जाएगा बेटा, ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसल ऑफ हो सकती है, ये टर्म इसके साथ कट जाएगी। ये क्या रूल है? ये वो बेसिक रूल है कि दो फ्रैक्शंस जब डिवाइड होती है तो सेकंड टर्म को रेसिप्रोकल कर देते हो। 4πr²/16 टाइम्स 1/4πr² होना है। तो मैं उसको क्या, कैसे याद कराती हूँ बच्चों को कि याद कर लो इतना सब कुछ करने से कि ऑल्टरनेट टर्म्स को कैंसिल कर सकते हो अगर दो फ्रैक्शंस आर गेटिंग डिवाइडेड। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो टर्म है 4πr² और ये 4πr² कैंसिल ऑफ हो गया, और ये फोर्थ टर्म ऊपर आ जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब 1 ऊपर चला गया और 16 नीचे, मतलब 1:16 इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अगर मून का सरफेस एरिया 1 यूनिट है तो अर्थ का सरफेस एरिया 16 यूनिट्स होगा। लॉजिकली करेक्ट लग रही है चीज कि नहीं लग रही है बेटा? होगा ना, अर्थ का सरफेस एरिया ज्यादा ही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे किसी को? एक बार दोबारा से समझाऊं, बोलो श्रेया बेटा। हाँ हाँ हमें इसकी डेरिवेशन दिखानी पड़ेगी क्या? हाँ बेटू, क्वेश्चन इज अबाउट ऑल दिस ओनली, करना ही पड़ेगा ये। मुझे लगा ठीक है, एमसीक्यू में आएगा। मैम एक बार फिर से प्लीज। एक बार फिर से सुन लो। चलो देखो, सबसे पहले तो आप ये सिंगल लाइन में लिख दोगे, इफ द डायमीटर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4 तो रेडियस विल ऑल्सो बी इन द सेम रेशियो, ऐसा आप लिख सकते हो एक सिंगल लाइन में। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेडियस ऑफ, पहले मून की बात हो रही है ना, रेडियस ऑफ मून इज टू रेडियस ऑफ अर्थ is what is 4:1, 1:4, 1:4। मून का रेडियस 1 यूनिट होगा तो ये टाइम्स 4 होगा, तभी तो ये 1/4 है ना उसका, 1 is 1/4 of 4, है ना बेटा? तो
तो 1:4 गिवन है। सो सरफेस एरिया ऑफ मून इज टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कैसे निकाला बेटा? फॉर्मूला सरफेस एरिया का 4πr² है। मैंने आर का वैल्यू पुट किया, तो पहले मून लिखा था, तो पहले मून की बात लिखी कि वो r/4 था। r/4 को सॉल्व किया तो r²/16 हो गया बेटा, ठीक है। और यहाँ पर r ही था, अर्थ के रेडियस को r ही लिया है मैंने, है ना, तो उसको 4πr² ही रखा। और अब रेशो निकालना मतलब डिवाइडिंग बोथ फ्रैक्शंस की तरह सॉल्व किया तो आंसर इज 1/16। आया दीप्ति बेटा आप कुछ समझ में? टेक टाइम टू डू इट। मैं पॉज रिकॉर्ड कर रही हूँ, आराम से समझ के हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। A hemispherical bowl is made of steel 0.25 सेंटीमीटर थिक। तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, तो सीधी सादी भाषा में बोली जाए तो एक कटोरी है बेटा, है ना, कटोरी है। इसको हेमिस्फेरिकल बाउल को कटोरी बोलेंगे। इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। तो ये जो थिकनेस है ना, दिस इज 0.25 सेंटीमीटर थिक, ठीक है बेटा, ये थिकनेस आपको नोन है। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। तो ये जो इनर रेडियस है यहाँ पे, ये द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया मीन्स ये सरफेस का एरिया आपको फाइंड करना है। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पहली बात तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। आउटर कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 4πr² था, हाफ कर दो तो 2πr²। सिर्फ 2πr² ही तो सॉल्व करना है बाहर की सरफेस के लिए, लेकिन उसके लिए आउटर रेडियस तो पता होना चाहिए। आउटर रेडियस तो क्वेश्चन में किधर गिवन ही नहीं है। क्या बहुत मुश्किल है आउटर रेडियस निकालना? बताओ मुझे। अगर आपको इनर रेडियस किसी चीज का पता है और आपको आगे की थिकनेस पता है, तो क्या आउटर रेडियस इन दोनों चीजों का सम ही नहीं होता? होता है। इनर रेडियस में थिकनेस ऐड कर दो तो आपको आउटर रेडियस मिलेगा ना बेटा, बस क्वेश्चन खत्म। तो 5 सेंटीमीटर जो कि इनर रेडियस था, ये रेडियस होना चाहिए, डायामीटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायामीटर में आप थिकनेस ऐड करोगे तो वो आउटर रेडियस तो नहीं आएगा। आउटर रेडियस तो यहां से लेकर यहां तक होगा, है ना बेटा? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? तो अगर आपको इनर रेडियस गिवन है और थिकनेस गिवन है तो दोनों को ऐड करके आउटर रेडियस निकाला जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे गिवन होगा कि आउटर रेडियस गिवन है और थिकनेस गिवन है और आपसे बोलेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया निकालो, तो इनर रेडियस पता करते ही निकल जाएगा। और इनर रेडियस कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ से आउटर गिवन है और थिकनेस गिवन है। मैम आउटर माइनस थिकनेस। माइनस थिकनेस, वेरी गुड। आउटर में से थिकनेस सब्ट्रैक्ट करो, इनर रेडियस आएगा। इनर रेडियस में थिकनेस ऐड करो, आउटर आएगा। इनफ क्लियर और नॉट? सिंपल है ना लॉजिक? ऐसा ही घुमा रहे हैं क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सी चीज है। चलो, तो अब मुझे पता लग गया कि टोटल आउटर रेडियस 5.25 है। क्वेश्चन कर दो बेटा सॉल्व। 2 × 22/7, पाई का वैल्यू नहीं बोला ना, 22/7, r² इज 5.25 का स्क्वायर। 5.25 7 से डिविजिबल होता है बेटा, इसीलिए इसका स्क्वायर पहले नहीं करना। 2 × 22/7 टाइम्स 5.25 टाइम्स 5.25। एक 5.25 को इससे कैंसिल कर देना, ये 100 है ना, अब इसको इससे कट कर देंगे तो 7 7 are 49 और बचा 3 35 5 are 75। ठीक है बच्चे, अब 7 खत्म। और इस 100 को टच तब करना जब ऊपर 5 और 2 दोनों के मल्टीपल्स एग्जिस्ट करते हो, तो दोनों के है ना। तो चलो ऐसा करते हैं, इसको सबसे पहले तो मैं
75 को ही कट कर देती हूँ, 25 3 जार और 25 4 जार, राइट बेटा। इस 100 को टच करूं, ऊपर 5 और 2 दोनों दिख रहे हैं, कैंसिल हो सकता है, पर एक ही 5.25 में और 5 निकलेंगे। कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलो इसको 10 इंटू 10 करके कर देती हूँ मैं, और इस 10 को 2 इंटू 5 2 इंटू, आप ये फेयर में नहीं कर सकते हो जो मैं कर रही हूँ, आपके लिए माइंड के लिए इजी कर रही हूँ बस। ये 2 से ये 2 वन हो जाएगा, है ना, और ये 22 का 11 हो जाएगा, 2 से 2 कट कर। अब इस 11 को तो छोड़ दो, अब ये 525 को 5 से कट करूंगी, 5 1 जार 5 और ये 505, अब ये भी जाएगा, ये 21, राइट और नॉट। ऊपर का ये 10 नीचे, और 10 और 10 पूरा खत्म हो चुका है बेटा, ये 100 खत्म है, क्योंकि 100 2 इंटू 5 से बना था ना, मैंने वो सब 2 इंटू 5 से कट कर दिया। ये आपको समझाने के लिए क्या है मैंने, आप नोटबुक में ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करें, 11 रह गया, 21 रह गया, 3 रह गया और 4 रह गया, अब कुछ कट नहीं हो सकता है, तो बस अब इसको सॉल्व कर दो। अब इसके आगे मैं नहीं करके दूंगी, अपने आप करो, इससे ज्यादा काम मैं थोड़ी कराऊंगी। जल्दी से इसको सॉल्व कर दो, यूल गेट द आंसर फॉर दी बाउल का आउटर कर्व सरफेस एरिया। अगर वो बाउल का टीएसए कह देते तो कोई मुझे बता सकता है क्या कि और क्या फाइंड करना होता। हेमिस्फेयर का टीएसए हो सकता है, कटोरी में सिर्फ कर्व सरफेस नहीं होती, और भी एक सरफेस होती है, क्या दिख रही है क्या किसी को, कौन सी सरफेस होगी, कोई बता सकता है? lateral surface, कौन सी बच्चा? lateral surface. No, नॉट एग्जैक्टली, आप उसको लैटरल सरफेस तो नहीं कह सकते। देखो, अगर ये कटोरी का टॉप व्यू है, मैम ये तो बीच उसे में तो से तो कट ऊपर है, ही हॉलो है, ये कॉन्सेंट्रिक रिंग का नहीं है, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग पढ़ा है ना। अब देखो, अच्छा अब समझ में आएगा, अब बनी कटोरी, ये ऊपर का सरफेस, ये अगर वो टीएसए निकालने को कह देते तो साथ में ये एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स और करना पड़ता, पर अभी कहा नहीं है, मैं नहीं करा रही हूँ, आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट में यूज होगा, इसको सॉल्व करो, टेक योर टाइम, जल्दी से कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r। तो जब भी वो बोलते हैं ना जस्ट इनक्लोजेस, तो सबसे पहले मेरा माइंड ये रीड करता है कि इनकी कौन सी डायमेंशन सेम होंगी। जस्ट इनक्लोजिंग का मतलब, जो ये सिलेंडर का डायामीटर होगा, मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ आपको, ये जो सिलेंडर का डायामीटर होगा बेटा, क्या ये स्फेयर के डायामीटर के बराबर होगा? जस्ट इनक्लोजेस का मतलब ये ना एग्जैक्टली बॉल उसमें फंस गई जाके, ना लूज थी ना टाइट है, ऐसा भी नहीं है कि बॉल एंटर नहीं कर पाई, और ऐसा भी नहीं है कि अंदर फ्रीली घूम रही है बॉल कैन के अंदर, है ना। तो दोनों के डायामीटर सेम होंगे, मतलब दोनों के रेडियस सेम होंगे, राइट बेटा जी। तो अभी क्वेश्चन ये कह रहे हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ओके, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हमको फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, आपको कुछ भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो आर की टर्म्स में ही लिखना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, आर के टर्म्स के अंदर 4πr², है ना बेटा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फॉर्मूला ही लिखना था। CSA of the cylinder, CSA of the cylinder means this surface of the cylinder, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। मैंने ये बात उस वीडियो में समझाई थी जहां फॉर्मूलाज एक्सप्लेन किए थे कि कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर कैसे बनता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस टाइम्स हाइट से, जैसे बैंगल्स के एग्जांपल से समझाया था, बैंगल पे बैंगल, तो वो पेरीमीटर जो होगा बेस का वो 2πr है, टाइम्स हाइट 2πRH। 2πRH क्या होगा, यहाँ का सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए, है ना। लेकिन हाइट क्या है, h तो पता ही नहीं है, तो h कैसे निकालेंगे और कैसे पुट करेंगे यहाँ पे। देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिलेंडर की हाइट की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये स्फीयर जस्ट इन क्लोजिंग इनसाइड है, क्या ये भी r और ये भी r नहीं है बेटा, और ये भी तो 2r हो गया। इसका मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर इज डबल द रेडियस, 2r मान लो या डायमीटर समझ लो, मैं 2r मेंशन करूंगी,
क्योंकि 2 पाई आर एच फॉर्मूला के अंदर मुझे 2 पाई आर की जगह आर और एच की जगह 2r लगाने को मिल जाएगा, है कि नहीं बच्चा? तो 2 2s are 4, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया सिलेंडर का भी CS से। अंडरस्टूड और नॉट बेटा? क्लियर है बात सबको? अर्नव कुछ समझ में आया? पक्का? सिलेंडर की हाइट किसके बराबर है? सिलेंडर की हाइट किसके बराबर है अर्नव? मैम 2r के 2r। गुड गुड गुड, ठीक है ना दीदी, समझ में आया ना बेटा? रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, क्या रेशियो? दोनों सेम ही तो है, 1:1 इज द आंसर। इधर कुछ सॉल्व ही नहीं करना था, आप लोग क्या सॉल्व कर रहे हो? नहीं नहीं मैम, हम तो क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर बता रहे थे। अच्छा, ओहो, तो यस किसका मैम। आंसर करेक्ट आया उधर से? मैम 2-5 मतलब अर्नव का करेक्ट आया, श्रेया का मैम करेक्ट मैंने नहीं भी आया? 25 में लिखा था, मैम मेरे को पता नहीं था लास्ट मेरा क्वेश्चन वाह, आपके वेरी वाह, 2-4 आया। वेरी गुड। मेरा 2-4 Sorry. आया था। मेरे को कैलकुलेशन सेंड करना है चेक श्रेया, ठीक है बेटू? ओ तो हो गया ना क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व, खत्म है मैम ना? अभी हम एक्सरसाइज 11.1 पे जाएंगे। नहीं नहीं, 11.1 के शुरू के इजी वाले क्वेश्चन है, अब जो अब आप लोग खुद कर पाओगे, अब आप लोग ये खुद कर पाओगे। वाह, है ना? ये तो कितना अच्छा हो गया हमारे लिए, मेरे लिए इनफैक्ट। चलो जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, और आप लोग जल्दी जल्दी से इसको फिर बाद में अपने आप से सॉल्व करना, ठीक है? सरफेस एरिया फाइंड करने को कह रहे हैं जिसका रेडियस गिवन है आपको। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। सिर्फ आर में वैल्यू पुट करनी है, उसका स्क्वायर करके। अच्छा, स्क्वायर करने से पहले अगर वो 7 से डिविजिबल हो, जैसे 10.5 7 से डिविजिबल है ना, तो पहले 7 से कट कर देना। इजी कैलकुलेशन करने का तरीका बता रही हूँ, 10.5 का स्क्वायर मत फाइंड करना, 10.5 टाइम्स 10.5 ऐसा लिख के इसको पहले सॉल्व कर लेना, ऐसा कट कर लेना। 7 1s are 7 और 0.3 बचेगा 35, 1.5, ठीक है बेटा? पॉइंट के साथ डील नहीं करना आ रहा तो पॉइंट हटाकर 10 लगाकर कर दो, पॉइंट मत लगाओ। 15 आ जाएगा, वो 1.5 के इक्वल, एंड रेस्ट यू मल्टीप्लाई नाउ, बाकी चीजों को मल्टीप्लाई करके गेट द आंसर, ठीक है? What exercise is this? 11.2 बेटू। 11.2. मैम Okay. आंसर हो गया मैम 88। क्या बच्चा? मैम इसी क्वेश्चन का आंसर 88 है। हाँ बेटू, सॉल्व आपको करना है, मैं नहीं करा रही हूँ सॉल्व। अब छोटे बच्चे थोड़ी हो कैलकुलेशंस भी कराऊंगी, इजी करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करें। Find the surface of a sphere, surface area of a sphere whose diameter is this। तो डायामीटर के साथ तो हम सॉल्व ही नहीं करते ना, रेडियस पहले मार्क करते हैं। तो ये क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर, है ना? डायामीटर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस 7 मार्क करेंगे ना दीदी? और अब 4 पाई आर स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दो, सरफेस एरिया कह रहे हैं स्फीयर का, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कट करो और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है? यस मैम। हो जाएगा। चार्ज पे लगा दूँ? क्या बेटू? मैम लैपटॉप में लो बैटरी है, चार्ज पे लगा दूँ? जल्दी जल्दी से, मैं 3 4 5 फटाफट आज फिनिश कराऊंगी। हाँ मैम जल्दी से कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम बना रही हूँ मैं, जब तक दीदी वापस सीट पे आ रही है। फाइंड द टीएसए ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर मींस कटोरी।
इसका टीएसए फाइंड करने को कह रहे हैं। इसकी कोई थिकनेस गिवन नहीं है। थिकनेस गिवन होती तो इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऐड करके फिर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स का ऐड करते। ऐसा क्वेश्चन आएगा, कराऊंगी, इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इसका टीएसए फाइंड करने को कह रहे हैं, तो हेमिस्फेयर का टीएसए इज व्हाट 2πr²। अगर वो ये कह देते ना कि हेमिस्फेयर विद द लिड है, अ बाउल विद द लिड, तो फिर उसमें वो πr² ऐड भी कर देते। पर यहाँ कुछ है ही नहीं। एक बाउल जिसकी थिकनेस भी गिवन नहीं है, उसका टीएसए फाइंड करने को कह रहे हैं, तो 2πr² ही निकल सकता है बेटा, और कुछ निकल ही नहीं सकता। But mom, TSA of hemisphere is 3πr². बेटू वो तो लिड होना चाहिए ना, उन्होंने बोला किधर लिड। टीएसए ऑफ Mom, हेमिस्फेयर मुझे ऑफ कुछ रेडियस समझ 10 में नहीं आ रहा सेंटीमीटर। क्या कह रहे हो। बेटू सुनो, रजे सुनो, देखो अगर वो उसको लिड बोलते ना, ऊपर हेमिस्फेयर का लिड मेंशन तो किया नहीं है। देखो वैसे तो जो इसका सीएसए होता है दैट इज 2πr², ठीक है। और इसके अंदर अगर लिड मेंशन हो तो πr² ऐड करते हैं। फाइंड द टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर में लिड मेंशन तो नहीं है, पर हम लोग ना ऐसा करते हैं, इसका 3πr² फाइंड करके चेक करो इफ द आंसर इज करेक्ट। क्योंकि वैसे जब हम ऐसी चीजों को बोलते हैं तो हम क्लोज्ड वर्ड यूज करते हैं कि क्लोज्ड कैन है, क्लोज्ड सिलेंडर है। अगर अब यहाँ पर लिड की बात नहीं हो रही है, क्लोज्ड वर्ड भी यूज नहीं है, तो लेट्स चेक इफ दिस इज टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट थिंग। मोस्ट प्रोबेबली उसी साइड जाएगा बेटा, 3πr² यूज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हेमिस्फेरिकल कोई टैंक बाउल ऐसा कुछ नहीं बोला है जहां पे वो क्लोज्ड वर्ड यूज करें। तो दिस शुड गो विद 3πr² बेटा, ये 3πr² होना चाहिए। फाइंड करके देखो आंसर इफ इट इज करेक्ट विद 3πr²। क्योंकि यहाँ पर हेमिस्फेरिकल बाउल नहीं बोला था ना बेटा, इसीलिए उन्होंने क्लोज्ड वर्ड यूज नहीं किया, साथ में टीएसए लिखा है, तो टेक इट टू बी 3πr² होंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है ये। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 4। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून। एक स्फेरिकल बलून है जिसका रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। तो ये 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ बलून्स इन दीज टू केसेस। जब भी रेशियो बोलेंगे कीप इट इन माइंड, आप पाई का वैल्यू कभी नहीं डालेंगे, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा रेशियोज में। ठीक है बेटा, जब भी आपको रेशियोज फाइंड करने को बोलेंगे दो एरियाज में, तो पाई का वैल्यू नहीं डालना है, इज बेटर। देखो कैसे, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन टू केसेस है, तो पहले बलून छोटा वाला की बात की देन बिग वाला की, तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बलून is to surface area of big balloon। राइट बेटा जी, तो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बलून में 4πr² फॉर्मूला लगेगा। 4πr² में 7 का स्क्वायर इज टू सरफेस एरिया ऑफ बिग बलून में 4π, राइट, 14 का स्क्वायर। मैं कोई वैल्यूज पुट नहीं करूंगी, 4π 7 का स्क्वायर बाय 4π 14 का स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल करेंगे, 7 का स्क्वायर बाय 14 का स्क्वायर बेटा, मतलब इसे ऐसे समझ लो 7/7 इंटू 14/14। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, 1/2 1/2।
तो रेशोज क्या हो गई 1/4 मीन्स 1:4 इज द आंसर बेटा। तो सरफेस एरिया का रेशो क्या हो गया 1:4, दैट्स द आंसर। ठीक है बच्चे, क्लियर है ये, कोई डाउट इसमें? जल्दी से कर लो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट रह गया, रेस्ट इज डन। अब देखो यहाँ लिखा है हेमिस्फेरिकल बाउल, है ना, तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है बेटा जी जिसका इनर डायमीटर इज 10.5, मतलब इनर रेडियस इज 5.25, है ना, तो इनर रेडियस 5.25. Now they are saying find the cost of tin plating it on the inside at the rate of ₹16 per 100 centimeters. तो इसको अंदर से आपने टिन प्लेट कराना है, अंदर से टिन प्लेटिंग करानी है, उसकी कॉस्ट अगर ₹16 है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो इसकी कॉस्ट पता करनी है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो टिन प्लेटिंग जिस एरिया को कराना है वो एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया निकालना है इसका, और कर्व सरफेस एरिया ही निकालेंगे उसका। तो इनर CSA निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2πr² बेटा, है ना, थिकनेस की कहीं बात ही नहीं हो रही है। तो 2πr² के अंदर वैल्यू पुट करे, पाई का वैल्यू उन्होंने नहीं बोला पुट करने को कुछ भी, तो 22/7, r² इज 5.25 टाइम्स 5.25। अगेन मुझे पता है अभी अभी हम करके आए हैं कि ये 10 आएगा, 100 आएगा, 25 है ना, 2 zeros आएंगे, ये सॉल्व हो जाता है, 7 7s are 49, 35 75, है ना, और ये 75 25 3s are, और ये 25 4s, राइट बेटा। अब ये 4 को भी कट कर ही दो ना, क्यों रखना है इसको, 2 और ये 1 और ये 2 और ये, ठीक है बेटा। तो अब 11 into 5.25 और 3 भी है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको इनर CSA आना चाहिए। अब एक तरीका मैं बताऊं आपको, अगर मुझे ऐसा लिख लेती हूँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को टिन प्लेट कराने का 16 रुपये लग रहा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कराने का क्या कॉस्ट लगेगा, बाय 100 हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना, many to 1, है ना, अर्नव को तो बुक ही पढ़ाने वाली है, 16/100, ठीक है। देखो वो निकल आई है उधर से सरस्वती माता बुक में से, ही इज बिजी देयर। पढ़ो पढ़ो बेटा पढ़ो, अच्छी बात है पढ़ाई करना, तो गुड। तो 0.16 हो गया ना, तो अगर 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट इज दिस, तो इस पूरे सरफेस एरिया का कॉस्ट क्या होगा, टाइम्स 0.16, राइट और नॉट, है ना। तो कर लेना सॉल्व, इसको भी हटा के 100, इसको भी हटा के 100, कर लो सॉल्व, ठीक है बच्चे। पता है मैं क्या करती हूँ एक्चुअली, क्योंकि बीच में इसके उन्होंने क्वेश्चन में कहीं भी कहा नहीं है ना कि आप सरफेस एरिया फाइंड करो, तो वो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, तो उसकी कोई वेटेज नहीं है, उन्होंने सीधा कॉस्ट ही पूछा ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ये CSA है, सो कॉस्ट ऑफ tin plating the CSA tin plating CSA will be 11 times 3 times 5.25 times 0.16। मैं यही से ही सॉल्व करती हूँ, क्योंकि पहले मैं इसको सॉल्व करूं फिर टाइम 16 करूं, हो सकता है यहाँ चीजें कुछ कट रही हो। आ रही है बेटा बात समझ में। 10th में ऐसे ही यू विल सेव टाइम इस चैप्टर के अंदर, जहां कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स होगा, कि चीज को अगर उसका वेटेज नहीं है तो लेट इट बी, ब्रिंग इट डाउन, कहीं हो सकता है वो नीचे सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। चलो बस अभी वी आर डन विद द एक्सरसाइज, इसको कंप्लीट करो और शेयर कर दो PDF बना के, ओके।